हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना स्टडी ग्रुप और मैं आपका अपना भाई। मैं बता देता हूं बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैंने बोर्ड एग्जाम को पूरा कवर कर रखा है। इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पीवाईक्यूज है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो के अंदर एमसीक्यूज मिलेंगे, वेरी शॉर्ट मिलेंगे, शॉर्ट मिलेंगे और लॉन्ग मिलेंगे। बेटा जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं मैंने सारे इस एक पेपर यानी जितने भी एग्जाम का मैंने वो पैटर्न बना रखा है, मैंने करा रखे हैं बच्चों, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, अगर तुम बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि और वीडियोस की तरह 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन जितने भी आएंगे इन जैसे आएंगे और ऐसे भी क्वेश्चन जो इसमें है सीधे सीधे एग्जाम में मिलेंगे बच्चों। तो सारा वीडियो एक तरफ से देखना है बेटा और एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन आसानी से कर लेनी है। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने सबसे पहले एमसीक्यूज ले रखे हैं। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है एफ सच दैट R2R fx इक्वल में 3x। बच्चों ये कह रहा है कि एक फंक्शन है, फलन है, जिसकी डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर है और फंक्शन है बच्चों 3x। तो बताओ वो कैसा होगा? बाइजेक्टिव होगा, एक एक ही आच्छादक हिंदी में कहते हैं बेटा। मैनी वन ऑन टू होगा, बहु एक एक ही आच्छादक। वन वन बट नॉट ऑन टू, एक एक ही परंतु आच्छादक नहीं। नॉट वन वन नॉट ऑन टू, ना तो एक एक ही और ना ही आच्छादक। प्यारे बच्चों देखो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए फंक्शन का तो कैसे करोगे? एमसीक्यूज में है तो सीधे इसको वेन डायग्राम के द्वारा सॉल्व कर सकते हो। तो सभी बच्चे जानते हैं रियल नंबर में पॉइंट वाले नंबर मतलब सभी आ जाते हैं, रेशनल आते हैं, नेचुरल आते हैं सभी। तो तुम एक काम करना, रियल टू रियल लिखना बच्चों। तो मैं यह नंबर ले लेता हूं, माइनस के भी आएंगे बेटा, 1 2 कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में इधर ले लेता हूं भाई -2 -1 0 1 2 3। अब देखो प्यारे बच्चों, मेरे पास फंक्शन क्या है 3x। अब मैं x की जगह -2 लूंगा तो 3 2 जा 6 मिलेगा, माइनस का 6 यानी माइनस का 6 कहीं ना कहीं तो आया होगा बेटा, या -2 से पहले बिल्कुल आया होगा। ऐसे में x की जगह -1 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा -3। तो -3 भी आएगा बेटा, यहां पर 1 लोगी तो 3 बन जा 3, ये आ रहा है बच्चों। 2 लोगी तो 6 आएगा। अब इसका मतलब तुम लोग देख पा रहे हो बेटा, हर एक वैल्यू की सिंगल सिंगल इमेज बन रही है। अगर ऐसा होता है कि एवरी वैल्यू मतलब डोमेन में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं अगर उन सबकी सिंगल सिंगल इमेज बनती है तो बेटा याद रखना वो हमेशा फंक्शन 1 1 होता है, एक एक ही होता है। और देखो कोडोमेन में एलिमेंट छूट गए बेटा, इनकी प्री इमेज नहीं बन रही, प्री इमेज नहीं बन रही तो ये ऑन टू नहीं है यानी आच्छादक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? 1 1 बट नॉट ऑन टू, मतलब एक एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है बच्चों। मैंने क्या बोला, सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स चेंज होंगे बेटा, फंक्शन चेंज होगा लेकिन टाइप चेंज नहीं होगा। बाहर नहीं जाने दूंगा एक भी क्वेश्चन बेटा। देखो इधर क्वेश्चन, cos इनवर्स cos 7 π/6 की वैल्यू बताओ। तो बच्चों cos इनवर्स से cos हट जाता है, ये बात तुमने पढ़ी है, लेकिन ये तब हटता है जब ये रेंज में हो। किसकी रेंज में? cos इनवर्स की। और cos इनवर्स की रेंज होती है बेटा 0 to π, ध्यान से समझ के चलना। लेकिन ये रेंज के बाहर जा रहा है भाई। देखो 7 π/6 ये समथिंग समथिंग, देखो अगर तुम्हें रेडियन में है नहीं पता चल रहा है ये कितना हो रहा है तो बेटा तुम इसको डिग्री में बदल लो। तो डिग्री में बदलूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 210 210। तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, पाई प्लस π/6, यस, यानी 180 + 30 210 ही होगा ना। तो अब देखो बेटा cos इनवर्स, बहुत ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos 180 + थीटा बेटा ये माइनस का होगा। किसका होगा? माइनस का। थोड़ा ध्यान देना बेटा, इधर मैंने सॉल्व कर दिया, इसको मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूं बेटा। अब देखो माइनस आ रहा है, कॉस में माइनस आए प्यारे बच्चों, कॉस में माइनस आ रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं cos π - π/6। भूलना मत, ये बात मत भूलना बेटा,
अगर यह माइनस आ रहा है किस किस में, बात एक्सप्लेन कर रहा हूं, गौर से सुनना बेटा। देखो भाई, अगर यहां पर कॉस है, कॉट है और सेक है, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, अगर इस केस में यह माइनस आता है, बात को गौर से सुनना बेटा, बहुत काम की बात है। तो ये जो माइनस का साइन होता है इसको हम एंगल में ले जाते हैं, पाई माइनस अल्फा लिख देते हैं। किस किस में, फिर से सुनो, कॉस, कॉट और सेक में। अब बात बची कितनी, साइन, टेन और कुसेक। और अगर इसमें माइनस होता, कुछ इस तरीके से लिखा होता बेटा, साइन इनवर्स कितना लिखा होता, माइनस का साइन पाई/6। तो प्यारे बच्चों इसको हम ऐसे लिखते, साइन इनवर्स साइन माइनस पाई/6। बेटा गौर से देखना, मैं इसको यही सॉल्व कर रहा हूं। तो बेटा देखो, इस केस में पाई माइनस नहीं लिखा जाता, डायरेक्टली इस माइनस को एंगल में ले लिया जाता है। तो किस किस में ऐसा होता है, साइन में होता है, कुसेक में होता है और टेन में होता है। पूरी बात एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन कोई भी बदल के आ गया और कंडीशन फंस रही है, माइनस में जा रहा है, तो बेटा कॉस, कॉट और सेक में तो पाई माइनस लिखना है, और साइन, कुसेक और किस में, टेन में डायरेक्टली माइनस को इधर लगाना है। अब देखो बच्चों, अब ये कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, 6 पाई में से पाई माइनस करो, 5 पाई/6। ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर, है कोई ऑप्शन, यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। पूरा समझ में आ रहा है बेटा, एमसीक्यूज है, मैं एक्सप्लेन पूरा कर रहा हूं। तुम्हें इससे फायदा ये मिलेगा बेटा, अगर अलग से भी आ गया ये लिखने में तो पूरा तुम्हें ऐसे लिखना है, घबराना नहीं है। एंड तक इसमें बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, तुम कहोगे हमारी पूरी साल की मेहनत वसूल हो गई, ये मेरी गारंटी है बेटा, ध्यान रखना। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई इसकी कोटि बताओ, ऑर्डर बताओ इसका। तो प्यारे बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है, और जब भी तुम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि बताते हो, ऑर्डर बताते हो, तो मेरी बात गौर से सुनना बेटा, जिसका जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है एचओडी, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन को शो करता है, वही उसका ऑर्डर होता है। बच्चों कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, 2 बार, कितनी बार हो रहा है, 1 बार, तो सबसे ज्यादा बार कौन शो कर रहा है, दिस, तो इसकी कोटि ऑर्डर हो जाएगा 2। बच्चों याद रखना, एक दूसरा केस होता है इसमें घात, पावर, डिग्री पूछी जाती है, तो डिग्री किसकी देखते हैं पता है, जिसका एचओडी होता है, मतलब जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी की जो डिग्री होती है वही उसकी क्या होती है बच्चों, पावर हो जाती है। ध्यान रखना ये बात, अगर इसकी वो डिग्री पूछता तो इसकी डिग्री में देखता इसकी होल पावर कितनी है 1, तो 1 डिग्री हो जाती। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, देन डायरेक्शन बताओ। बच्चों देखो ये कह रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो कोण बना है वो थीटा है, हिंदी में बता रहा हूं बच्चों, तो इसकी दिशा बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से कह रहा है बेटा, ये देखो गौर से देखना बच्चों, इधर ए वेक्टर है और ये क्या है बेटा बी वेक्टर। तो प्यारे बच्चों याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट के केस में जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है बेटा, हमेशा लंबवत होती है, इस बात को भूलना मत। तो देखो है कोई ऑप्शन ऐसा, भाई ये कह रहा है पैरेलल टू ए वेक्टर, नहीं ये गलत है, मैंने क्या बोला, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सीधे ठोक देना आंसर बेटा, गर्दा सा उड़ा देना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, घबराना नहीं है तुम्हें। परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लंबवत होती है। ये चारों क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए होंगे। अभी बात करते हैं नंबर 5, ये भी एमसीक्यूज मैंने कवर कर रखे हैं बेटा, बहुत ध्यान से समझना, पहले बता चुका हूं। इस वीडियो के अंदर एंड तक तुम देखोगे ना, बार बार कह रहा है तुम्हारा भाई, पूरी साल की मेहनत एक वीडियो वसूल करा जाएगी तुम्हारी। ध्यान रखना बच्चों, इसमें कोई मजाक नहीं है। और मेरे व्यूज पे मत जाना बच्चों, चैनल अभी अभी का है, व्यूज को देख के धोखा मत खा जाना भाई, कि भाई कुछ बच्चों की एक आदत होती है कि इसके व्यूज तो कम है, देखे कि नहीं देखे। ध्यान रखना बच्चों, ऊंची दुकान फीके पकवान, बंदा मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए भाई, पूरी ईमानदारी दिखा रहा है बच्चों, धोखा मत खा जाना, एग्जाम मिला लेना बच्चों, ध्यान रखना ये बात। देखो भाई क्वेश्चन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, tan इनवर्स x। बहुत ध्यान से समझना, होगा कि नहीं होगा। अब लिमिट कितनी है 1/√3, 1 से √3। अब कैसे करते हैं बच्चों, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो x की जगह √3 रख दो, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, x की जगह 1 रख दो। कोई डाउट तो नहीं है। √3 किसका वैल्यू होता है 10 में, 10 60 का, 60 को हम क्या लिख सकते हैं π/3। 1 किसका वैल्यू होता है 10 45 का, π/4। बच्चों एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा।
तो भाई ये 4 पाई माइनस का 3 पाई, प्यारे बच्चों कितना आ गया पाई अपॉन 12। चेक करो है कोई आंसर? यस, समझ में आ रहा है? देखो मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, क्वेश्चन इसी तरीके के मिलने वाले हैं। मैंने क्या बोला, सीधे सीधे भी आ सकते हैं, बट गारंटी दे रहा हूं क्वेश्चन इस तरीके के तो आने ही आने। पूरा रिवीजन है भाई इसके अंदर, गौर से समझना। नेक्स्ट, R इज इक्वल टू, एक रिलेशन दिया है बेटा तुम्हें L1, L2, L1 और L2 दो लाइन है, दो रेखाएं हैं और जो आपस में पैरेलल है, समांतर है। तो तुम्हें बताना है कि बताओ बच्चों ऐसा रिलेशन कैसा होता है। मैं एक बात बता दूं बेटा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो रिलेशन से रिलेटेड हो, संबंध से रिलेटेड हो बेटा, और जो डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा जाता है, जिसे बोलते हैं लैंग्वेज की फॉर्म में बेटा, मैं तुम्हें बता देता हूं बेटा 98% वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तुल्यता संबंध होता है बच्चों। पूरा नहीं बोला है ना, बट 98% बोल रहा हूं कि ऐसे रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। क्योंकि देखो तुम जानते हो बेटा, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो कोई भी दो एक जैसी लाइन पैरेलल हो सकती है, तो इसमें डबलेट तो आएंगे ही आएंगे। और फिर हर बच्चा ये भी जानता है कि अगर L1 L2 के पैरेलल है, समांतर है, तो L2 L1 के भी पैरेलल होगी कि नहीं होगी बच्चों? तो ये सिमेट्रिक भी होगा। फिर लास्ट बचा है इसमें कौन सा, ट्रांजिटिव, संक्रामक, क्या वो होगा? चेक करते हैं। देखो भाई L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है बेटा, L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है। अब बेटा क्या मुझे बताना क्या L1 L3 के समांतर नहीं होगा? तुम कहोगे बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो L1 L2 के है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये इसके भी पैरेलल होगी। तो प्यारे बच्चों इसमें L1 L3 भी होगा। तो याद रखना बेटा, ऐसे रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, तुल्यता संबंध कहलाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऑर्डर पूछा गया है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर पूछा गया है। हिंदी में इसको कहते हैं कोटि। अरे भाई तुम्हें कोटि कोटि नमन है, ध्यान से समझना बच्चों। क्वेश्चन है कि इसका ऑर्डर बताओ, जल्दबाजी मत कर देना बेटा ऑर्डर बताने में, क्योंकि यहां पर अंडरवुड लगा हुआ है। तो इसका ऑर्डर कैसे डिफाइन होगा, जरा मेरे सॉल्यूशन को गौर से देखना बेटा। सबसे पहले मैं लिखूंगा d2y अपॉन dx2, ये इधर प्लस का है, बराबर में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, ये ऑर्डर तुम तब तक नहीं बता सकते जब तक मैं इस पे से अंडरवुड ना हटा दूं। तो इसलिए कह रहा हूं कि इसको जल्दबाजी मत करना। लेकिन ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? अरे भाई इसका ऑर्डर तो 2 ही है, लेकिन मैं तुम्हें पूरा इसलिए समझा रहा हूं कहीं इसकी वो डिग्री ना पूछ ले, घात ना पूछ ले। तो ध्यान रखना बच्चों, ऑर्डर तो 2 है, क्योंकि ये इसका HOD 2 है, इससे पहले जो बताया था बेटा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन मैंने इसकी डिग्री भी बताई थी उस क्वेश्चन में कि जो HOD होता है उसकी जो पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है, घात होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं कह सकते बच्चों, क्योंकि इस पे रूट लगा हुआ है। इस अगर पावर फ्रैक्शन में होती है तो पहले उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा क्या बेटा, होल स्क्वायर, और इधर से रूट हट जाएगा। अब बच्चों जैसी मैं इसकी डिग्री बताता तो डिग्री हो जाती 2, इसको भूलना मत। तुम्हारा भाई पूरी बात समझा रहा है बेटा, जरूरी नहीं है कि डिक्टो यही आए, पर जो भी आएगा बात मैं क्वेश्चन के द्वारा पूरी समझा रहा हूं, ध्यान रखना। तो बच्चों ऑर्डर तो इसका 2 है, और लेकिन अगर वो डिग्री पूछता तो डिग्री भी 2 ही होती, क्योंकि मैं स्क्वायर करके इसका रूट हटाता तब डिग्री बता पाता। इतनी बात क्लियर है? ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है इनवर्स फंक्शन से बेटा, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। भाई इसका आंसर बताना है, चारों में से कोई एक होगा। बिल्कुल ठीक बताया भाई, बड़े समझदार बच्चे हो। देखो उधर, तो ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स √3। अब भाई देखो, गौर से देखो, अभी तुम्हारे भाई ने इससे पहले एक बात क्लियर की थी कि कॉट इनवर्स, कॉट में माइनस आ रहा है। पूरी बात समझा रहा हूं भाई, अगर आधी अधूरी बात समझाई हो ना तो भाई कमेंट में जरूर लिख के 2-4 बात सुना जाना अपने भैया को। देखो उधर, तो कॉट इनवर्स माइनस का √3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, √3 कॉट में किसका वैल्यू होता है, कॉट 30 का। तो मैं लिख सकता हूं बेटा इसको माइनस कॉट 30 यानी π/6, और √3 tan में किसका वैल्यू होता है, tan 60 का, यानी कि ये हो जाएगा π/6 बेटा, सॉरी π/3, सॉरी
60 को लिखते हैं हम क्या π/3, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है तो सीधा सीधा लिख देंगे हम। अब बच्चों देखो बहुत ध्यान से समझना, कॉट इनवर्स, अब ये माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा है, कॉट के केस में हम क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई माइनस π/6। फिर से समझा रहा हूं बेटा पूरी बात में, तो बच्चों अब ये हट जाएगा, तो ये बचेगा ओनली कितना भाई, π/3 माइनस 6 से पाई माइनस करो 5π/6। टेक एलसीएम, एलसीएम 6 आएगा, तो इधर 2π माइनस 5π कितना हो गया बच्चों, माइनस का 3π, 3 से 2 बार, आंसर है माइनस π/2। यस, तो बेटा तुम्हें इतना जरूर समझ में आ गया होगा। अभी बात करेंगे, 2 एमसीक्यूज और कवर करूंगा, फिर लेके आऊंगा इसमें वेरी शॉर्ट, बने रहिए बेटा अपने भैया। अब मैं तुम्हें करा रहा हूं बच्चों इसके अंदर शॉर्ट आंसर्स, जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन के आते हैं 2 मार्क्स में, वो किस तरीके के होंगे उनको ध्यान से समझना बेटा। तो क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है इसका, और नीचे क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण है, कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे इंटीग्रेशन को। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, dx अपॉन, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है बेटा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर। उसके लिए जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए। तो यहां देखो बेटा +1 है, तो भाई स्टेप फर्स्ट तो हमारा क्लियर है। अब सेकंड स्टेप, एक्स का कॉफिशिएंट कितना है बेटा, 6 होना, और जैसे ही हमने देखा कि एक्स का कॉफिशिएंट 6 है, उसका हाफ करेंगे। 6 का हाफ कितना होगा बच्चों, 3। फिर से समझो, पहला स्टेप होता है एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है 1 होना चाहिए प्लस का, जो कि था बेटा। और सेकंड स्टेप होता है कि जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है उसका हाफ करो। तो 6 का कॉफिशिएंट 6 है बेटा, 6 का हाफ 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस कर दो, और इतना इसमें माइनस करना होता है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, प्लस का 13 ऐसे ही लिख दो। तो dx अपॉन, मैं बेटा सीधे सीधे ही लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। तो यहां से लेके यहां तक किसका होल स्क्वायर बन रहा है बच्चों, a² + b² माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। और बच्चों 3 का स्क्वायर 9, 13 में से 9 माइनस करो 4, चेक कर लो। बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे क्या करते हैं कि जब इसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस को भी अंदर ले लेते हैं। बेटा ये माइनस तो अलग है, तुम्हें केवल 3 का ही स्क्वायर करना है। तो देखो अब गौर से देखना बच्चों, dx अपॉन, क्या मैं इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दो, क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। क्लियर हो रही है बात बेटा। अब ये फॉर्मूला बन रहा है, और मैंने बताया बेटा जैसे ही तुम फॉर्मूला लिखने जा रहे हो कि इसमें ये लग रहा है, तो उसको मन में तो तुम करते ही हो, साथ में मैं देखो बेटा इधर कर रहा हूं थोड़ा सा, साथ ही में बेटा तुम्हें क्या करना है, उस फॉर्मूले को अगली लाइन में लिखना है। तो मुझे पता चला इसमें फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, dx अपॉन x² + a², और इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। क्लियर है बच्चों, प्लस का c। अब कुछ नहीं करना, सीधे सीधे वैल्यू रख दो, 1/a, a का वैल्यू 2, tan इनवर्स x, x का वैल्यू x - 3, और a का वैल्यू 2, प्लस का c। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा बेटा कि कोई भी इंटीग्रेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बेटा। तो अगली क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, सिद्ध करो कि बिंदु, ये बिंदु के पोजीशन वेक्टर है बेटा, एक समकोण त्रिभुज की शीट्स है। प्रूव दैट पॉइंट्स मेक राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा क्या बनाते हैं, तीनों पॉइंट मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। कैसे करेंगे बेटा, सभी बच्चे जानते हैं ये पॉइंट है, और 2 पॉइंट को मिलकर एक वेक्टर बनता है बेटा, या लाइन बनती है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए बी वेक्टर। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, बी के पोजीशन वेक्टर में से इसको माइनस कर दूंगा। तो मैं लिख सकता हूं बच्चों ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर कितना है बेटा, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप माइनस ओ ए वेक्टर, ये पूरा आगे माइनस है तो तीनों प्लस है तो तीनों माइनस हो जाएंगे बेटा, 2i और ये k कैप। तो प्यारे बच्चों i - 2i माइनस i कैप माइनस 3j माइनस j माइनस 4j कैप, और बच्चों प्लस 5, तो बच्चों ये बच्चा 4k कैप। अब मेरे प्यारे बच्चों जैसे तुम ए बी वेक्टर निकाल लेते हो, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे बेटा। मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ, कि इस वेक्टर की लेंथ क्या है। तो फॉर्मूला होता है √a² + b² + c²। a i कैप का कॉफिशिएंट -1 का स्क्वायर बेटा, b j कैप का -4 का स्क्वायर, और c बच्चों k कैप का 4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा। तो कितना हो जाएगा ये
1 का स्क्वायर 1 प्लस 16 प्लस 16 कितना हो गया बच्चों? √33। चेक कर लो, यही होगा बेटा। चलो अब हम निकालेंगे BC वेक्टर। प्यारे बच्चों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें पॉइंट्स की बनो और हमें ये प्रूव करना हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग पहले ये इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना इस बात को बेटा। पहले हम AB वेक्टर निकालेंगे, फिर उसकी लेंथ निकालेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड, जिसको हिंदी में मापांक कहते हैं बच्चों। BC वेक्टर, तो अब मैं C में से, देखो हमेशा इसमें से इसको माइनस किया जाता है, तो मैं OC में से OB माइनस कर दूंगा बेटा, मतलब C के पोजीशन वेक्टर में से B के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे। तो C का पोजीशन वेक्टर बेटा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, और बच्चों B वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ये रहा, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस और ये प्लस और बच्चों ये माइनस। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो कितना आएगा? 3i में से i माइनस करो, 2i कैप और बेटा माइनस 4j प्लस 3j माइनस j कैप और माइनस 4k माइनस 5k माइनस 9k कैप। समझ में आ रहा होगा बेटा। अब इसकी निकालोगे तुम लेंथ, तो BC वेक्टर का मॉड, तो सेम फॉर्मूला बेटा, 2 का स्क्वायर 4 में डायरेक्टली लिख रहा हूं, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और बच्चों माइनस 9 का स्क्वायर 81। तो ऐड करना कितना हो रहा है बेटा? 86 हो रहा है। चेक कर लो, यस यही हो रहा है बेटा। अब इसका लास्ट बच्चों मैं निकालूंगा AC वेक्टर। क्या निकालूंगा बेटा? AC वेक्टर। तो इसमें से इसको माइनस, तो मैं इस पॉइंट को डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा, 3i में से 2i माइनस करो i कैप, और बच्चों माइनस 4j में से j माइनस करो तो माइनस का 5j कैप, और प्यारे बच्चों 4k में से k माइनस करो तो माइनस 5k कैप। अब इसका क्या निकालो? लेंथ निकालो बेटा, मॉड निकालो। तो √1 ये 1 हो जाएगा बेटा, और माइनस 5 का स्क्वायर 25 कितना हो गया बच्चों? 51। अब तुम कहोगे भैया अब आप क्या करोगे? गौर से देखना बेटा, मैंने तीनों साइड निकाल ली, मैंने AB वेक्टर निकाल लिया, BC वेक्टर का मॉड निकाल लिया, AC वेक्टर का। अब मैं क्या करूंगा? इन तीनों में ये देखूंगा सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है, √86। तो बाकी की दोनों बची लेंथ के स्क्वायर का सम करूंगा मैं। तो बच्चों √33 का स्क्वायर और √51 का स्क्वायर, तो √33 का स्क्वायर प्लस √51 का स्क्वायर, तो बच्चों ये कितना होगा? 33 प्लस 51 कितना हो रहा है ऐड करने पर? 86 हो रहा है। क्या मैं इसको √86 का स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। ये किसका वैल्यू था? AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, स्क्वायर लगा दो। √51 किसका वैल्यू था भाई? AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, और ये किसके बराबर है? BC वेक्टर के। तो बच्चों याद करो किसकी फॉर्म बन रही है? पाइथागोरस फॉर्म बन रही है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का, और ये हाइपो बच्चों, लंब का वर्ग आधार का वर्ग इक्वल में कर्ड का वर्ग। तो मैं कह सकता हूं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है बच्चों? पॉइंट्स है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कोई भी क्वेश्चन आ जाए वेक्टर के अंदर इसी तरीके से करना है। ट्रायंगल वो अलग अलग प्रूव करवा सकता है, लेकिन मेथड ये है बेटा सॉल्व करने का। आगे क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बेटा 3D से। 3D क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बिंदु से जाने वाली सदिश की समांतर रेखा का समीकरण, वो भी कार्तीय। फाइंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझना, पहले ही बता चुका हूं बेटा कि सभी चैप्टर्स की अलग अलग क्वेश्चंस की, यानी कह सकते हो अलग अलग चैप्टर्स की सभी क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है बेटा, वीडियो अपलोड है, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है 2023-2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। बच्चों तुम्हें इस पूरे पेपर से एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा, और जिस चैप्टर में भी डाउट हो रहा होगा तुम तुरंत हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको क्लियर कर सकते हो। और भी उसमें प्लेलिस्ट में क्वेश्चन मौजूद हैं जो हमने लास्ट ईयर बच्चों के लिए लगाए थे बच्चों। तो बहुत ध्यान से समझो, बिल्कुल डाउट मत लो, इसके अंदर काफी अच्छे क्वेश्चन है बेटा। पूरा देखोगे तो मैं पूरा कॉन्फिडेंस मिलेगा एग्जाम सॉल्व करने का। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉइंट से जाने वाली और इस सदिश के समांतर रेखा का समीकरण, वो भी कार्तीय, कार्टेशियन फॉर्म बेटा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं तुम्हें, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म होती क्या है। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन,
तो बच्चों कौन सी होगी यहाँ पे पता है, कार्तीय रूप बोलते हैं हिंदी में इसको। x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। अब मेरे प्यारे बच्चों x1 y1 z1 पता है क्या होते हैं, पॉइंट, और पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम लिखेंगे हेयर x1 का वैल्यू कितना बेटा 1, y1 का वैल्यू कितना 2 और z1 का वैल्यू कितना -1, और उसके बाद ए बी सी लिखेंगे। एंड एक ए बी सी होते हैं DRS, और ये मिलते हैं हमें बेटा उस वेक्टर से जिसकी लाइन समांतर होती है, पैरेलल होती है। कौन सा वेक्टर है बच्चों, ये रहा। तो ए का वैल्यू 3 और प्यारे बच्चों बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू -8। अब सीधे सीधे इसमें पुट कर दो भाई, तो आंसर आ जाएगा x माइनस एक्स वन की जगह 1 अपॉन ए की जगह 3, y माइनस वाई वन की जगह 2 और b की जगह 2, z माइनस जेड वन की जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस। और बच्चों ये आंसर, तो बस इतना करना है तुम्हारा बेटा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि इस पॉइंट से जाने वाली इस सदिश के समांतर रेखा समीकरण कार्तीय होता है बेटा। और अगर वो वेक्टर फॉर्म पूछा, क्या पूछता है बेटा, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। कोई डाउट तो नहीं है बेटा। तो अब देखो ऐसी सेम, या ए वेक्टर की वैल्यू पॉइंट से बन जाती और बी वेक्टर ये पुट कर देते, आंसर आ जाता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तुमसे बोला गया बेटा किसी दौड़ में ए और बी के जीतने की प्रायिकता दी गई है, तो बताओ इस बात की क्या प्रायिकता है कि ना तो ए जीत पाए ना बी जीत पाए। बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए एंड बी आर, मतलब दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी दी गई है बच्चों। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ना तो ए विनिंग हो पाए ना बी विन हो पाए। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा तुम्हें इसमें क्या गिवन है, मुझे पी ए गिवन है 1/3 यानी ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी। मुझे पी बी गिवन है बच्चों 1/4। अब मेरे प्यारे बच्चों गौर से समझना, वो ये कह रहा है ना तो ए जीत पाए और ना बी। बेटा कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे कि ना तो ये काम कर पाए ना ये, तो हमेशा ये निकालना होता है बेटा, नाइदर ए नॉर बी वाला। और इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों 1 माइनस पी ए यूनियन बी। इसको लेट कर लो इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि मैं सबसे पहले निकालूंगा पी ए यूनियन बी का वैल्यू। तो बच्चों पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है, जरा बताइए जरा, पी ए प्लस पी बी माइनस कितना, बिल्कुल सही, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों पी ए का वैल्यू 1/3, पी बी का 1/4। अब तुम कहोगे इसकी वैल्यू कहां से लाओगे भैया, मैं बताता हूं बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो एक ए का जीतना और बी का जीतना एक दूसरे पे डिपेंड करता है क्या, तुम कहोगे नहीं करता। ए जीत रहा है सही बात है, बी जीत रहा है वो एक अलग बात है। तो बच्चों ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, और जब इवेंट इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटू पी बी। मेरे प्यारे बच्चों भूलना मत, ये प्रोबेबिलिटी है, इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है हमारे चैनल पर। तो देखो बच्चों, तो 1/3 प्लस 1/4 माइनस पी ए का वैल्यू 1/3, पी बी का 1/4। रखो भाई एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा बेटा। 3 से 4, 4 से 3, और ये तो 12 हो रहा है तो 1 लिख दो सीधा बेटा। तो 6/12 कितना आ गया, 1/2। अब ये 1/2 का वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में। तो बच्चों यहां लिखो फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से। तो ना तो ए जीत पाए ना बी जीत पाए, तो 1 में से 1/2 माइनस कर दो, आंसर आ गया 1/2। मेरे लाडलो समझ में आ गया अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा पहचानो ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, सॉल्व करो भाई। पहले से डिफरेंशिएशन गिवन है, सॉल्व करने को बोला है, इसका सॉल्यूशन पूछा है बेटा। क्या होगा जब भी किसी भी क्वेश्चन में ऑलरेडी डिफरेंशिएशन dy/dx या d2y/dx2 गिवन हो बेटा, तो समझ जाना वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होता है, अवकल समीकरण का। तो तुमसे बोला है कि भाई इसको सॉल्व करो और y = 1 और x = 0 के साथ। तो कैसे करोगे बेटा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इससे कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होगा। तो -4xy² बेटा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, dy की तरफ y के टर्म ले लूंगा। तो भाई dy यही रहेगा, इधर कोई y का टर्म है, यस, y² को नीचे ले आओ, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, और dx नीचे रह नहीं सकता, तो dx x की तरफ चला जाएगा। बच्चों क्या तुमने dy की तरफ y के टर्म और dx की तरफ x के टर्म अलग अलग कर दिए, तुम कहोगे हाँ भैया कर दिए। तो अब
इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, इधर भी कर दो इंटीग्रेशन और बच्चों इधर भी कर दो। भाई ये इंटीग्रेशन तो ऐसा बन रहा है जैसे बायो वाले बच्चे धड़ल्ले से करते हैं और तुम तो मैथ वाले हो भाई। तो इधर देखो बेटा, इसे मैं ऊपर ले गया और -4 आगे ले लो x dx। तो बच्चों y⁴ इंटीग्रेशन n+1 अपॉन n+1 क्लियर है। ऐसी सेम -4 इसका x² 2। बहुत से बच्चों के मन में एक दिमाग में बात आती क्या कि हम c इधर ऐड करें कि इधर। बच्चों तुम दोनों तरफ किसी भी तरफ ऐड कर सकते हो, या तो इस तरफ या इस तरफ, लेकिन करना एक ही तरफ। चलो मैं राइट साइड में, हमेशा राइट साइड में c ऐड किया करो डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा। अब देखो ये कितना हो गया, y⁴ -1 2 से 2 टाइम्स -2x² c। समझ में आ रहा है बेटा। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -1/y, नीचे ले आया y की पावर को बेटा, चेक कर लो। अब ये जो वैल्यू दी गई है y = 1 x की 0, अब यूज होंगे बेटा। तो अब मैं क्या करूंगा, पुट y = 1 x = 0। तो देखो बेटा -1/y, y की जगह 1 और 2x, x की जगह 0 बेटा, प्लस c। तो c का वैल्यू आ गया -1। कोई डाउट तो नहीं है बेटा। c का वैल्यू पुट कर दो यहां, फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा -1/y इक्वल में -2x², c की वैल्यू -1। अब तुम लोग क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट या इतना छोड़ दो, फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा बेटा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था जो इजीली मैंने तुम्हें बता दिया और इजीली ही तुम समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना। ये वर्टेक्स है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया है, तो तुम्हें k का वैल्यू बताना है। बच्चों देखो, द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस इज 35, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत प्यार से समझना बेटा, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, सार्डिक का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तुम सभी लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बेटा। आगे 1/2 लगाना ना भूलें। अब मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू पुट करो, 1/2 x1 y1 2 - 6, x2 y2 5 4, x3 y3 k 4, इधर 1 1 1। क्लियर है बच्चों। और हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है 35, तो इक्वल में क्या चलेगा बच्चों 35। 2 का डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। अब देखो, जब भी तुम एरिया ओपन करो और उसमें किसी की वैल्यू निकालनी हो, मतलब इस डिटर्मिनेंट को, तो याद रखना तुम लोग उसको मॉड में ही ओपन करना, नहीं तो गलती हो जाएगी बेटा। कैसे सॉल्व करते हैं, मैं इसको r1 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। सबसे पहले 2 लिखूंगा, इसको छिपा लूंगा बेटा, इसका इंटू इससे 4 बन जा 4, और जब नीचे से ऊपर इंटू करते हैं तो माइनस आ जाता है बेटा। प्लस माइनस प्लस इस सीक्वेंस में ओपन होगा, माइनस माइनस प्लस। अब इसको छिपा लो बेटा, 5 बन जा 5 और माइनस कितना बच्चों k और प्लस कितना 1। अब इसको छिपा लो, 5 4 जा 20 माइनस 4k और इक्वल में कितना बच्चों 70। क्या लिखोगे 70। अब देखो भाई, 4 से 4 कैंसिल, ये 0 बचा, 6 5 जा 30 माइनस 6k और बच्चों 20 माइनस 4k, चेक कर लो, इक्वल में 70। बहुत ध्यान से समझना बेटा। तो अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, 30 + 20 50 -6 -4 -10 और इक्वल में कितना बच्चों 70। अब जैसे तुम यहां तक पहुंच जाते हो बेटा, अब बारी है मॉड को हटाने की। जैसे ही मैं मॉड यहां से हटाऊंगा तो मेरे प्यारे बच्चों प्लस माइनस लगाना मत भूलना। मेरे काफी सारे बच्चे जब मॉड में ओपन नहीं करते हैं तो उनका केवल सिंगल आंसर निकलता है k का, और वहां बेटा पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। मॉड लगा के चलना है और जैसे ही इसका मोड आए हटने का तो उस मोड पर उसको हटा देना, ठीक है भाई। तो देखो बेटा, इधर भाई एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस, टेकिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन लेने पर बेटा, तो पॉजिटिव लोगे तो 50 - 10 के इक्वल में 70, प्लस 50 उधर जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा बेटा, 70 - 50 20, तो k का वैल्यू -2, एक आंसर आ गया बेटा। ऐसी सेम तुम क्या लिखोगे, टेकिंग नेगेटिव, क्या लेने पर बच्चों माइनस साइन लेने पर, तो माइनस लोगे तो 50 - 10 के इक्वल में -70, तो बच्चों -10 के इक्वल में -70 - 50 माइनस का 120,
कैंसिल 10 से ये 12 टाइम्स, तो k का वैल्यू आ गया 12। तो बच्चों दो आंसर आ गए यहाँ पर -2 और 12। क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें तुम्हें क्या निकालना है बेटा, इनके बीच का एंगल। तो ये भी वेक्टर का क्वेश्चन है, एंगल निकालना है बेटा। तो इसके लिए भाई तुम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, कितना होता है बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड। इसको ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले फॉर्मूला ही लिखो बेटा, उसके बाद तुम लोग निकालोगे ए डॉट बी। क्या निकालोगे बच्चों, ए डॉट बी। तो ए वेक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो डॉट प्रोडक्ट करो, i का i से 2 3 जा 6, j का j से -2 और k का k से +3, तो ये हो जाएगा बेटा 7। अब हम निकालेंगे ए वेक्टर का मॉड। तो ए वेक्टर कितना है बच्चों हमारे पास, ये और इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और बच्चों 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया बेटा √14। ऐसे ही निकालोगे अब तुम लोग बी वेक्टर का मॉड। तो 3 का स्क्वायर लिखोगे बच्चों 9 -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी कितना आ गया √14। अब उसके बाद बेटा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से, तो cos थीटा इक्वल में a डॉट बी कितना आया है 7, a वेक्टर का मॉड √14, ये भी √14 बेटा, तो 7/14, ये इससे कैंसिल आउट, आंसर आ गया 1/2। 1/2 cos में किसका वैल्यू होता है बच्चों, बताइए जरा, cos 60 का, 60 को लिख लो π/3, तो थीटा का वैल्यू आ गया बच्चों π/3। समझ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये तुम्हें पहले से कॉलिनियर दिए गए हैं और तुमसे पूछा है ए का वैल्यू। कॉलिनियर को हिंदी में कहते हैं बच्चों संरेख। अब देखो सुनो, अगर कोई दो वेक्टर कॉलिनियर होते हैं तो उसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं बेटा, लेकिन सबसे ज्यादा आसान कंडीशन होती है बच्चों कौन सी, देखो यहां पर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड ai कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप, ये दोनों के दोनों कैसे हैं बच्चों, कॉलिनियर है भाई। तो कॉलिनियर के लिए हम कंडीशन लगा सकते हैं बेटा, a1/a2 इक्वल में b1/b2 इक्वल में c1/c2। सबसे आसान कंडीशन है बेटा, a1 b1 c1, a1 देखो बेटा हेयर, यहां a1 का वैल्यू 2, b1 का कितना बच्चों -3 और c1 का 4। ऐसी सेम a2 का वैल्यू a और b2 का वैल्यू 6 और c2 का वैल्यू -8। अब बच्चों ये सारी वैल्यू यहां रख दो, a1 की जगह 2, a2 की जगह a, b1 की जगह -3, b2 की जगह 6, c1 की जगह 4 और ये -8। अब बेटा देखो, तुम लोग देख रहे हो बेटा, अगर मैंने काटूंगा तो भाई सॉल्व करने पर मेरे बच्चों दोनों सेम ही आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 2/a को इक्वल कर देंगे या तो इसके या फिर इसके। तो चलो मैं इसके इक्वल कर देता हूं, तो a का वैल्यू निकलेगा यहां से -4। समझ में आ गया होगा बेटा, ये कॉलिनियर की कंडीशन है, क्वेश्चन इसका बनता ही बनता है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो मैं करा रहा हूं, मैं उसमें शामिल ही करके बता रहा हूं बेटा, लेकिन ये याद रखना अब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले नहीं है। ये क्वेश्चन है बेटा यूपी बोर्ड में तो 5 मार्क्स के आते हैं और सीबीएसई बोर्ड में ये आते हैं बच्चों 3 मार्क्स वाले। तो ध्यान से देखना, अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है बच्चों y = 3 cos log x और प्लस 4 sin log x। ध्यान से समझिएगा बेटा और मुझे प्रूव करके ये लाना है। उसमें नजर डालो बेटा कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो पहले तुम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है बच्चों, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो dy/dx। तो बच्चों 3 cos, इस पूरे को x मान लो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और बच्चों log x का फिर से करोगे तो 1/x, चेन रूल लगा दिया बेटा। ऐसी सेम 4 sin का कितना cos log x और log x का फिर से करोगे बेटा 1/x। अब ये देखो कॉमन कितना आ रहा है बच्चों इसमें, तो तुम कहोगे भैया कॉमन आ रहा है 1/x, तो कॉमन ले लीजिए बेटा 1/x। अब यहां पर क्या बचा, -3 sin log x और प्लस 4 cos log x। इतना समझ में आता है बच्चों। इसके बाद देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x dy/dx इक्वल में -3 sin log x
और प्लस कितना बच्चों 4 cos log x। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। अब आगे समझना, अब मैं इसका करूंगा दूसरी बार डिफरेंशिएशन बेटा। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, द्वारा डिफरेंशिएशन करने पर बच्चों, तो द्वारा करोगे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का होगा 1। अब बच्चों इधर करो डिफरेंशिएशन, -3 साइन का cos, तो cos log x, और log x का फिर से करोगे तो 1/x, प्लस ऐसे इधर 4 cos का क्या होगा माइनस साइन, तो बच्चों ये हो जाएगा 4 साइन log x, और log x का फिर से करोगे तो 1/x। तो ये द्वारा कर दिया हमने। फिर से 1/x कॉमन आ रहा है, साथ में माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो बच्चों इसको तो एज इट इज लिखो x d2y/dx2 dy/dx, और यहां से कॉमन ले लो बेटा -1/x, तो ये बचेगा 3 cos log x आ रहा है बच्चों समझ में, और प्लस 4 साइन log x। अब देखिए ध्यान से, तो इतना क्लियर है। x का डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा x²। देखो x का x से करोगे x² d2y/dx2। बहुत ध्यान से समझना है बेटा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी साल का तुम ISC का एग्जाम उठा लेना, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो बच्चों, तो अब देखो बच्चों, यहां से x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों x dy/dx इक्वल में माइनस, और ये हो जाएगा बच्चों पूरा का पूरा वैल्यू मैच कर रहा है क्वेश्चन से जो y के इक्वल है, तो -y इधर ले आओ, फिर मिलाओ आंसर। क्या आंसर मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है बेटा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो हमेशा HOD का बनता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का बच्चों। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन है एरिया अंडर द कर्व का। एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें एरिया बताना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि y² = 4ax, और इसके लेटस रेक्टम, नाविलम कहते हैं हिंदी में बच्चों इसे, द्वारा जो कवर हो रहा है उसका एरिया बताओ। तो मैं बताता हूं बच्चों, सबसे पहले तो तुम्हें इसमें डायग्राम ड्रॉ करना होगा, क्योंकि कोई बात तो है ही नहीं है भाई इसमें सॉल्व करने वाली, और उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन पहले डायग्राम ड्रॉ करो। y पर स्क्वायर है तो पैराबोला है बच्चों ये, क्योंकि x पर स्क्वायर नहीं है, x की पावर 1 है, तो हमेशा इस कंडीशन में पैराबोला होता है, परवलय होता है। y पे स्क्वायर है तो डायग्राम x की तरफ बनेगा। अगर x पे स्क्वायर होता, y पर नहीं होता, तो डायग्राम y एक्सिस की तरफ बनता है। इसकी पूरी एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, जिसके अंदर मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखो बच्चों, x एक्सिस और y एक्सिस। अब गौर से समझना बच्चों, इसको तुम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हो। सबसे पहले इसका नाविलम कहां पर है, लेटस रेक्टम। मान लो बच्चों ये इसकी फोकस है, और फोकस से जो कॉर्ड जाती है उसी को हम नाविलम कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं बच्चों। तो तुम लोग जानते हो ये a,0 होगा, तो तुम्हें पता है किसका एरिया बताना है, इसका एरिया बताना है। पूरे को शेड कर दोगे बेटा, इसको बोलते हैं नाविलम, लेटस रेक्टम। अब हम लिखेंगे बेटा सीधा सीधा रिक्वायर्ड एरिया, आवश्यक क्षेत्रफल। तो बच्चों मैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालूंगा, और मैं देख रहा हूं ये सिमेट्रिक है, तो 2 का इंटू कर दूंगा बेटा। कहां से कहां तक, 0 to a। अब बच्चों गौर से देखो, तुम लोग x एक्सिस वाली लिमिट ले रहे हो, तो यहां से y का वैल्यू x के टर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा √4ax। अब प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, √a बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 2√a, क्योंकि पूरा कांस्टेंट है। अंदर बचेगा 0 to a √x, अंडर हटा के क्या लगा सकते हो, पावर 1/2। तो ये हो गया बच्चों, सॉरी यहाँ पर a है, 2 2 जा 4 √a। इसका इंटीग्रेशन कर दो बेटा x की पावर n से, तो x की पावर n+1 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी 3/2। अब बच्चों लिमिट कहां से कहां तक, 0 से भाई पावर में 1 ऐड हो जाता है बेटा, तो 2/3, 2 ऊपर आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 8/3, 2 4 जा 8/3, और ये √a, और बच्चों ब्रैकेट में रख दो x के प्लेस पर a, तो a की पावर 3/2 और माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0। अब प्यारे बच्चों देखो 8/3, रूट हटा के पावर क्या लगा सकते हो, 1/2 इंटू कितना बेटा, a की पावर 3/2, तो 8/3a, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाएंगी, तो बच्चों कितना 4/2, कितने टाइम्स 2, तो सबको समझ में आ गया होगा बेटा, ये इसका क्या हो गया बच्चों, एरिया।
एरिया आ गया बच्चों 8/3 स्क्वायर यूनिट। तो क्लियर हो गया बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना और अच्छी तरह करना। नेक्स्ट नंबर 12, ये क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और जो पूरा पूरा तुम्हें 5 मार्क्स और 3 मार्क्स में बनता हुआ दिखेगा। तो केवल लिखा हुआ है बेटा सॉल्व करो इसको, और ये बोल भी देता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो। मैंने थोड़ा आधा ही लिखा है, मतलब लैंग्वेज आधी लिखी, क्वेश्चन पूरा है। अब देखो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे, तो बहुत ध्यान से समझना सभी बच्चे। तो बच्चों tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल में 1+y² और ये dx। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझना अच्छी तरह, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। तो मैं एक काम करता हूं, अब मैं पहले चेक करना चाहता हूं क्या मैं y के टर्म dy की तरफ ला सकता हूं, क्या मैं x के टर्म dx की तरफ ले जा सकता हूं। नहीं हो पा रहा बेटा, क्योंकि यह बीच में प्लस माइनस है, कॉमन आ भी नहीं रहा कुछ, तो फिर ऐसा नहीं कर सकते। फिर एक काम करते हैं बेटा हम लोग कि dy को ले चलते हैं dx के नीचे और इसको ले आते हैं इसके नीचे बेटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन में 1+y², और ये आ गया बच्चों dx अपॉन dy। अब ध्यान से समझना है तुम लोगों को बेटा, तो dx अपॉन dy का वैल्यू कितना आ गया, सेपरेट कर लो, tan इनवर्स y अपॉन में 1+y² और माइनस एक्स अपॉन 1+y²। क्लियर है बच्चों। अब पता है क्या करोगे तुम, इसको इधर ले आओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चन बनने जा रहा है किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, रैखिक अवकल समीकरण। और इक्वल में ऐसे ही लिखा रहने दो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पक्का आता ही आता है एग्जाम में, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 5 मार्क्स में और 3 मार्क्स में। अब देखो बच्चों यहां तक समझ में आ गया। अब ये फॉर्म बन रही है कौन सी बेटा, यहां लिख दो कंपेयरिंग विद dx ओवर dy प्लस px इक्वल में q बेटा। तो कंपैरिजन करोगे, यहां x के साथ p है, यहां x के साथ क्या है बच्चों 1/1+y²। अब q का वैल्यू, q इक्वल में कितना, tan इनवर्स y अपॉन 1+y²। समझ में आ गया होगा बेटा। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, IF। इसकी पूरी एक वीडियो चैनल पर अपलोड है बेटा, जिसके अंदर मैंने 7 से 8 क्वेश्चन कराए हैं, उसको जाके समझकर देख सकते हो बेटा तुम लोग, और इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुमसे। तो IF का फॉर्मूला e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब देखो बच्चों e⁻ p का वैल्यू 1/1+y², ध्यान से समझना बेटा। तो कितना होगा भाई इसका इंटीग्रेशन, tan इनवर्स y। अब प्यारे बच्चों ये तो आ गया IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकल्य गुणांक। अब हम लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या होता है बेटा सॉल्यूशन, यहां देखो नीचे क्या था dy, तो मैं लिखूंगा x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF, और यहां पर लिखा जाएगा बच्चों देखो वहां dy तो y के रिस्पेक्ट में ही चलता है पूरा, तो x इंटू IF e⁻tan इनवर्स y। तो q का वैल्यू बच्चों, q का वैल्यू है tan इनवर्स y, ध्यान से समझना, अपॉन 1+y², और इसका वैल्यू बच्चों e⁻tan इनवर्स y और dy। अब जो कुछ बचा है बेटा वो इंटीग्रेशन करने में बचा है, ये एज इट इज बार बार लिखा जाएगा। अब जरा गौर करो बच्चों, यहां मैं किसको लेट कर लूंगा, tan इनवर्स y को, और tan इनवर्स y को मैंने t लेट कर लिया, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, बिल्कुल ठीक बताया, यही होता है बच्चों, यहाँ dt। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये तो एज इट इज चलता जाएगा बार बार, और इधर लिखोगे तुम बेटा tan इनवर्स y की जगह t, और e की पावर हो जाएगी t, और इस पूरे की जगह dt। अब लग जाएगा बच्चों प्रोडक्ट रूल, तो x बहुत ध्यान से समझो, e⁻tan इनवर्स y, बच्चों लगा दो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर t का e की पावर t रहेगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, t का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा 1, और इसका e की पावर t, और बच्चों होल इंटीग्रेशन। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा बेटा, देखो दोबारा सुन लो, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और बच्चों पूरे का इंटीग्रेशन मैंने दोबारा कर दिया। तो x इसको एज इट इज लिखा रहने दो, इक्वल में बेटा t e⁻t, और ये बचेगा e⁻t, और इसका इंटीग्रेशन इतना ही रहता है प्लस का c। उसके बाद t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू tan इनवर्स y, और तुम्हारा हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन आना ही आना है बेटा इस वाली एक्सरसाइज से, और ये क्वेश्चन
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए बच्चों। जल्दी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और ये बहुत प्यारा सॉल्यूशन होगा बेटा इसका। और ये जो टाइप है ये उससे भी ज़्यादा जो होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। मैं फिर से एक बात और याद दिला देता हूँ, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और ऐसे जितने भी टाइप होते हैं वो सब हमारे अब वीडियो में अपलोड है बेटा। किस पर? प्ले लिस्ट पर। बार बार याद दिला रहा हूँ बच्चों को मैं। तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों। सबसे पहले तुम आई के इक्वल लोगे 0 से π/2 साइन रेज़ टू पावर 4x अपॉन साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4x। बहुत ध्यान से समझना बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुम बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले बच्चों सबसे पहले लगाते हैं इन क्वेश्चनों में क्या? प्रॉपर्टी, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी के तो सॉल्व हो ही नहीं सकता ये, अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो बेटा। तो अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग? 0 to a, कौन सी प्रॉपर्टी मैच हो रही है? 0 to a f of x dx। और ये प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? 0 to a f of a minus x dx। तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दो बेटा। तो i इज इक्वल टू 0 to a की जगह π/2 और जहां a x आ रहा है वहां पर क्या रखते जाना? π/2 माइनस एक्स। तो बच्चों जहां जहां तुम्हें x दिखे वहां वहां तुम π/2 माइनस एक्स रख दो। तो यहां भी क्या आ जाएगा बच्चों? π/2 माइनस एक्स और यहां भी क्या आ जाएगा? π/2 माइनस एक्स। समझ में आ गया होगा इतना। अब देखो भाई 0 to π/2 एज इट इज रहने दो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और बच्चों कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इसको देखो और इसको, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो जिन जिन का डिनोमिनेटर सेम होता है उनको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का नाम दे दो। अब देखो बेटा इसके बाद करोगे तुम फर्स्ट और सेकंड को प्लस। तो बच्चों LHS पे LHS प्लस हो जाएगा, i प्लस i 2i। अब देखो फर्स्ट का LHS प्लस कर दिया, सेकंड का मिला के बेटा अब RHS प्लस कर दो। दोनों का लिमिट सेम है तो 0 to π/2। पहले इसको लिखो बेटा साइन रेज़ टू पावर 4x अपॉन में कितना? साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4x। ऐसी सेम अब सेकंड लिख रहा हूं बेटा मैं। यही थी सेकंड इक्वेशन, बिल्कुल यही थी। अब देखो बच्चों, अब इसके बाद 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, एलसीएम इतना ही आएगा, साइन रेज़ टू पावर 4 कॉस रेज़ टू पावर 4। ऊपर एज इट इज लिख दो बच्चों। तो क्लियर है यहां तक? ये इससे कैंसिल आउट। अब भाई सब बच्चे जानते हैं 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से π/2। अब तुम लोग क्या करोगे बेटा? π/2 आएगा इसका आंसर, 2 का डिवाइड दे दो तो ये आंसर हो जाएगा बेटा π/4। तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा बेटा i के इक्वल, प्रॉपर्टी लगा दी 0 to a माइनस एक्स, a का वैल्यू π/2। तो जहां जहां x आ रहा था वहां पे π/2 माइनस एक्स रख दिया इस इक्वेशन का। और इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, इसको नाम दे दिया फर्स्ट और इसको सेकंड, दोनों को प्लस कर दिया। कंडीशन सामने है, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x। तो पहले अपर लिमिट पुट कर दी फिर लोअर, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, हर साल एग्जाम में ये पूछा जाता है और देख लेना, मिला लेना बच्चों इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है cos y इज इक्वल टू, cos a का वैल्यू +-1 नहीं है तो ये प्रूव करके दिखाना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बेटा एक क्वेश्चन और जरा इसका सॉल्यूशन बहुत ध्यान से समझना। तो बच्चों सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को लिखा, उसके बाद जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है, इधर इधर इसका मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो सबसे पहला स्टेप ये करना मत भूलना। तुम्हारे दिमाग में यही बात आ रही होगी मुझे कैसे पता चला, मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं डिफरेंशिएशन किया? बेटा आंसर को देख के पता चला, क्योंकि वहां पे cos स्क्वायर a प्लस वाई लिखा है और हम सभी लोग जानते हैं कि जब कोसेंट रूल लगाते हैं तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, तो अल्टीमेटली इस पे स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो अब मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में करोगे बच्चों? एक्स के रिस्पेक्ट में। लगाओ भाई, सभी बच्चे जानते हैं पहले डिनोमिनेटर आता है हर और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, अंश का अवकलन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, हर का अवकलन। बच्चों नीचे क्या लिखोगे? हर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, और x का डिफरेंशिएशन होगा 1। अब इधर देखो cos a प्लस वाई एज इट इज रहेगा, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, मैं माइनस आगे लगा दिया
और वाई का द्वारा करोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, चेन रूल बेटा, माइनस कॉस वाई, फिर से कॉस का बेटा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन ए प्लस वाई, और प्यारे बच्चों ए प्लस वाई का द्वारा करोगे तो ए का तो जीरो प्लस, तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूं डी वाई ओवर डी एक्स, और अपॉन में जो चल रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि तुम लोग आंसर की ओर बढ़ रहे हो। अब देखो कॉमन कितना आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है डी वाई ओवर डी एक्स, तो बच्चों ये माइनस का टर्म है, ये प्लस का, तो प्लस वाला मैं पहले लिखता हूं, तो साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, और माइनस का कितना बच्चों, कॉस ए प्लस वाई इंटू में कितना साइन वाई, और इक्वल में क्या चल रहा है बेटा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। यहां तक समझ में आ गया बच्चों। अब इधर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है पहचानो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला बन रहा है बच्चों साइन ए माइनस बी का, तो तुम लिख सकते हो डी वाई ओवर डी एक्स, तो बच्चों ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी का, ए माइनस बी, चेक कर लो, ए का वैल्यू ए प्लस वाई, बी का वाई, और इक्वल में क्या चल रहा है बेटा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल, तो डी वाई ओवर डी एक्स का वैल्यू चेक करो बेटा आंसर में, तो उतना ही प्यारा इसका सॉल्यूशन है जितना सुंदर ये क्वेश्चन है। तो यही क्या हो गया बच्चों, प्रूफ। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बेटा ये, प्रोबेबिलिटी से, प्रायिकता से। क्वेश्चन है कि एबीसी के द्वारा हल करने की प्रायिकता दी है क्वेश्चन को, तो भाई प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता बताओ। क्वेश्चन है बच्चों प्रोबेबिलिटी सॉल्विंग बाय एबीसी, तो बताओ इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखोगे तुम पी ए का वैल्यू, मींस ए के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/10, फिर लिखोगे बच्चों बी के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, फिर लिखोगे सी के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। अल्टीमेटली बेटा ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि अगर ए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, बी सॉल्व कर रहा है, सी सॉल्व कर रहा है, फिर वो पूछेगा सॉल्व हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, या सॉल्व ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो मैं लिखूंगा बेटा पी ए बार, तो 1 में से पी ए माइनस कर दूंगा, तो 1 माइनस 3/10, तो ये आएगा बच्चों 7/10। ऐसी में निकालूंगा बच्चों पी बी बार, तो 1 में से पी बी माइनस कर दो, तो 1 माइनस और पी बी का वैल्यू 1/5, तो बच्चों ये आ गया 4/5। ऐसी में निकालूंगा बच्चों पी सी बार, तो 1 में से पी सी माइनस कर दो, तो पी सी का वैल्यू 1/10, आंसर आ गया 9/10। तो ये तुम्हें निकालने होते हैं बच्चों ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, या फिर कोई जीतने वाला क्वेश्चन आ जाए तो हारने की निकालनी होती है पहले, उसके बाद जिसकी प्रोबेबिलिटी कही है उसको करेंगे सॉल्व। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, सॉल्विंग द क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाए बेटा, और इसको हिंदी में लिखेंगे बच्चों मतलब प्रश्न को हल करने की प्रायिकता। तो बेटा इसको हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें क्या डाउट है और क्या नहीं है। तो वो ये कह रहा है क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाए, तो तुम लोग क्या करोगे, मोस्टली बच्चे क्या होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं कि हो सकता है कि ए क्वेश्चन सॉल्व कर दे, बी कर दे, सी ना कर पाए, तो इस केसेस में वो बनाते चले जाते हैं बहुत सारे केस, और बच्चों इस कंडीशन में बहुत केसेस बनेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं बिल्कुल आसान तरीका। वो क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाए, पर उसने ये नहीं बोला कौन सॉल्व कर दे। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं तीनों के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दूंगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा बेटा 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार, यानी कि वो कह रहा है कि इसकी शर्त क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो तुम लोग 1 में से क्वेश्चन सॉल्व ना करने की तीनों के द्वारा प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देना है बेटा। तो 1 माइनस पी ए बार कितना है हमारा 7/10, और पी बी बार कितना है बच्चों 4/5, और पी सी बार 9/10। तो प्यारे बच्चों 1 माइनस, अब इसे सॉल्व करते हैं, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, चेक करो, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स। अब ये कितना हो रहा है बच्चों 2 से और काट दो इसे 5 टाइम्स, तो ये हो गया 63 अपॉन में कितना बेटा 125। एलसीएम लोगे 125, तो 125 माइनस 63। तो भाई मैंने तुम्हें बिल्कुल आसान मेथड से बता दिया बेटा। तो 5 में 3 गया 2, 12 में 6, तो
तो 62/125 क्या हो गया बच्चों इसका आंसर, मतलब ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं बच्चों, इस एग्जाम के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए। मैं कल ही एक वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करूंगा बेटा, और जिसमें सबसे ज़्यादा मैं कवर करूंगा 5 मार्क्स और 8 मार्क्स जो यूपी बोर्ड में आते हैं, और वही क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 3 और 5 में आते हैं बच्चों। ये बात ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों, इस पेपर को चीजें समझ में आई हो, पूरा देखना है बेटा, पसंद आई हो तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन्हें बता दें कि इस वीडियो पर एक एक पेपर और आने वाला है, जिसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सारे आने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा क्लियर करके लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल ना करना।